हेलो, वेलकम एंड जय हिंद। और आज की क्लास शुरू करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मेरा एनडीए का कंप्लीट एनडीए का कोर्स तो चल ही रहा था, जहां पे हम कंप्लीट इंग्लिश देख रहे हैं एनडीए एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, जो 1:30 बजे से 3 बजे तक चल रहा था। और अब हमारा शुरू होने वाला है कंप्लीट एयरफोर्स इंग्लिश का। कंप्लीट एयरफोर्स इंग्लिश जो ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई, नेवी AA एंड SSR के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बैच शुरू हो जाएगा आपका 5 अगस्त से, और सुबह को 10 बजे से 11 बजे तक हर रोज़ हम मिलेंगे, मंडे टू फ्राइडे। और बहुत सारा एग्ज़ाम टारगेटेड इम्पॉर्टेंट इंग्लिश यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और आज की क्लास में देखते हैं क्या है हमारे पास। हम बहुत सारे ईडियम्स करेंगे। कितने सारे? मोर देन 200 क्वेश्चंस के साथ में, रिकैप के साथ में। हर 10 क्वेश्चंस, हर 10 ईडियम्स के बाद में एक क्वेश्चन होगा उन 10 ईडियम्स का आपका ग्रास्प चेक करने के लिए। काफ़ी सारे ईडियम्स हैं, लेकिन एक ही वीडियो में काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट ईडियम्स आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं अपना पहला ईडियम क्या है। देखो, हमारा पहला ईडियम है अगेंस्ट द ग्रेन। देखिए, हमारा सबसे पहला ईडियम क्या है? अगेंस्ट द ग्रेन। ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब क्या है? कॉन्ट्ररी यानी विपरीत होना टू समवन्स फीलिंग्स या प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब है सिद्धांत, फीलिंग्स का मतलब होता है किसी की भावनाएं, किसी की संवेदनाएं या किसी के सिद्धांतों के विपरीत अगर कुछ है तो वो इंसान कहेगा कि इट इज़ अगेंस्ट द ग्रेन, इट इज़ अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ सेक्युलैरिटी, यानी धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है, कि विपरीत है। ठीक है, सो अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब होता है कि विपरीत होना, जो भी किसी की फीलिंग हो या कोई सिद्धांत हो उसके विपरीत है, तो हम कहेंगे इट इज़ अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ सेक्युलरिज्म। और जिस भी चीज़ के विपरीत है हम वो वर्ड वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ऑल अलोंग का मतलब क्या है? ऑल अलोंग का मतलब होता है ऑल द टाइम। ही वॉज ट्राइंग टू फूल मी ऑल अलोंग। इसका मतलब ये है कि वो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था पूरे समय, ऑल द टाइम। सो ऑल अलोंग जब हम कहते हैं तो ऑल अलोंग का मीनिंग होता है ऑल द टाइम। देन वी हैव ऑल ईयर्स, और ये आपके एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स का मतलब होता है ईगर टू लिसन, यानी सुनने के लिए उत्सुक या बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। ऑल ईयर्स मतलब हम जब कहते हैं कि हमारे पास तो 2 ही कान हैं और दोनों कानों के साथ में हम सुनने के लिए तैयार है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा ध्यान से कोई चीज़ सुनने के लिए उत्सुक हैं, तैयार हैं। ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है अचानक। ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है अचानक। और ऑल थम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है। ऑल थम्स का मतलब होता है क्लमजी। ऑल थम्स का मतलब होता है कोई जो क्लमजी हो। देखते हैं अगले सेट ऑफ ईडियम्स। अगले सेट ऑफ ईडियम्स क्या कहते हैं? एप्पल ऑफ वंस आई, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम। कोई चीज़ जो बहुत प्रिय हो या बहुत कीमती हो तो हम उसे कहते हैं कि इट इज़ द एप्पल ऑफ माई आई, इट इज़ द एप्पल ऑफ रोहित्स आई। मतलब रोहित को कोई चीज़ जो बहुत प्रिय है या उसके लिए बहुत कीमती है तो हम कहेंगे इट इज़ द एप्पल ऑफ रोहित्स आई। या आप ये कह सकते हैं आई एम द एप्पल ऑफ माई मदर। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? कॉज ऑफ क्वारल। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? कॉज ऑफ क्वारल, यानी लड़ाई या झगड़े की जड़। एज अ रूल का मतलब है आमतौर पर, यूजुअली, अक्सर। एज अ रूल का मतलब होता है आमतौर पर, जनरली या अक्सर। एज़ फार एज़ आई नो, एज़ फार एज़ आई नो का मतलब होता है जितना मुझे पता है या जहाँ तक मुझे पता है या जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक। और एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड जब हम कहते हैं तो हमारा क्या मतलब है? जब हम एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड कहते हैं तो हम अपनी ओपिनियन देते हैं, लेकिन एज़ फार एज़ आई नो कहते हैं तो हम अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कोई बात कहते हैं। मतलब जितना मुझे पता है, जितना मुझे पता है। और यहाँ पे एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड वहाँ पे हम अपना ओपिनियन देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग कुछ काम करने की बात कर रहे हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल पार्टी में जाने के लिए डिसीजन ले रहे हैं तो हम कहेंगे एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड, मतलब मेरी राय में, मेरी, इन माई ओपिनियन, मुझे पार्टी में नहीं जाना है। मुझे लग रहा है कि मैं
बेटर उससे अपना टाइम यूटिलाइज कर सकती हूँ। मेरे लिए वो टाइम वेस्ट होगा, बाकी आप जाके देख सकते हैं, राइट। सो एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड, जितना मेरा नॉलेज है, अब नॉलेज नहीं सॉरी, जो मेरा ओपिनियन है, लेकिन यहाँ पे देखो एज़ फार एज़ आई नो, अगर आपको कोई कहे कि क्या एयरफोर्स का एग्ज़ाम सच में 3rd वीक ऑफ अगस्त में होगा, तो आप कहेंगे एज़ फार एज़ आई नो, मतलब जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग मुश्किल लग रहा है, ठीक है। सो एज़ फार एज़ आई नो। चलिए रेडी हैं, एक बार देख लेते हैं हम। देखिए, अगेंस्ट द ग्रेन यानी कि किसी की भावनाओं या सिद्धांतों के विपरीत होना। ऑल अलोंग मतलब ऑल द टाइम। ऑल ईयर्स का मतलब है ऑल ईगर टू लिसन, सुनने के लिए उत्सुक या लिसन अटेंटिवली। ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है सडनली, एंड ऑल थम्स का मतलब होता है क्लमजी। एप्पल ऑफ वंस आई किसी के लिए बहुत प्रिय होना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कॉज ऑफ क्वारल, लड़ाई या झगड़े की जड़, इसके लिए और एक इडियम है बोन ऑफ कंटेंशन। एज रूल का मतलब होता है जनरली या यूजुअली। एज फार एज आई नो का मतलब जहाँ तक मुझे पता है या जो मेरे नॉलेज में है। एज फार एज आई एम कंसर्न कह के आप अक्सर अपनी राय देते हैं। देखिए, राय में और नॉलेज में फ़र्क होता है। ओके, सो चलिए, अगर आपने अभी तक जितने भी ईडियम्स हमने किए या तो आपको पता था या तो अभी अभी आपने सीखा है, और अगर बढ़िया से सीख गए हैं तो फटाफट चलिए मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आप मुझे फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एप्पल ऑफ वंस आई, ऑल द टाइम, सडनली, वेरी डियर, प्रेशियस या इन माई ओपिनियन। वेरी गुड। सो आपका आंसर है वेरी डियर और प्रेशियस। एब्सोल्युटली आपका आंसर है वेरी डियर और प्रेशियस। कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ इडियम्स, एज फॉर मी या एज टू मी। जिस तरह से हमने इसके थोड़ी देर पहले एक और इडियम किया था, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, एज फार एज आई एम कंसर्न, इन माई ओपिनियन के बदले आप एज फार एज आई एम कंसर्न्ड भी कह सकते हैं, आप एज फॉर मी भी कह सकते हैं, या आप एज टू मी भी कह सकते हैं। इसका भी मतलब वही है, इन माई ओपिनियन। इसका भी मतलब वही है, इन माई ओपिनियन। एट फर्स्ट साइट का मतलब क्या होता है? हम अक्सर कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, मतलब देखते ही प्यार हो गया, है ना। मतलब कोई चीज़ इतनी अच्छी है कि आपको देखते ही बिल्कुल प्यार हो जाए उससे। सो हम उसे कहते हैं एट फर्स्ट साइट, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट ग्लांस, पहली नज़र से ही। एट वंस यानी कि तुरंत, इसका मीनिंग तुरंत भी हो सकता है। एट वंस, एट फर्स्ट ग्लांस। एट ऑड्स विथ का मतलब होता है डिसअग्रीमेंट में। एट ऑड्स का मतलब होता है असहमत होना। आई एम एट ऑड्स विथ योर ओपिनियन, दैट मीन्स आप जो कह रहे हैं मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आई डिसअग्री विथ यू। आई डिसअग्री विथ यू कहने के बदले आप आई एम एट ऑड्स विथ यू भी कह सकते हैं। द नेक्स्ट वन, बैक सीट ड्राइवर। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई तो एक पैसेंजर गाड़ी में बैठा होता है जो ड्राइवर को बताते रहता है कि गाड़ी कैसे चलाना है। ऐसे पर्सन को हम कहते हैं बैक सीट ड्राइवर। खुद गाड़ी चला भी नहीं रहा है, पीछे बैठ के बहुत ज़्यादा आपको एडवाइस भी दे रहा है। ऐसे पर्सन को हम कहते हैं बैक सीट ड्राइवर, ठीक है। बैक सीट ड्राइवर। बार्क एट द मून का मतलब क्या होता है? डू अ यूजलेस थिंग या टाइम वेस्ट करना। अब इमेजिन करो, अगर डॉग जो है वो मून की ओर देखे और बार्क करे, तो क्या मून नीचे उतर के आएगा? क्या उससे कुछ भी चेंज होगा? क्या उससे कोई भी हम कुछ भी काम, फॉर एग्जांपल अगर मून को हटाना चाहते हैं या मून को अपने पास बुलाना चाहते हैं, एनीथिंग, इज दैट पॉसिबल? कुछ भी होगा? नहीं होगा। सो इट इज़ अ यूजलेस थिंग टू पार्क एट द मून। इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो जो भी टाइम वेस्ट कर रहा होगा या जो भी यूजलेस थिंग कर रहा होगा, मतलब जिसका कोई फ्रूट ना मिले आपको, कोई भी रिजल्ट्स ना मिले, कोई फ्रूट्स ना मिले, तो हम उसे कह सकते हैं कि यू आर बार्किंग एट द मून। बेकार का प्रयास कर रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा कहने के लिए हम कह सकते हैं कि यू आर बार्किंग एट द मून। यू आर बार्किंग एट द मून, राइट। देन द नेक्स्ट सेट ऑफ इडियम्स, बार्क अप द रॉन्ग ट्री। अब देखो, बार्किंग एट द मून का मतलब होता है बेकार का प्रयास करना, कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। एंड बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है अपने प्रयासों को गलत जगह पर या तो डायरेक्ट करना, मिसडायरेक्ट वंस एफर्ट्स, या अक्यूज और परस्यू द रॉन्ग पर्सन, गलत इंसान के पीछे भागने के लिए, ठीक है, गलत इंसान के पीछे भागने के लिए, या गलत इंसान पर आरोप लगाने के लिए। अक्यूज द रॉन्ग पर्सन, या तो गलत इंसान पर आप आरोप लगा रहे हो, या गलत इंसान के पीछे भाग रहे हो, या अपने प्रयासों को गलत दिशा में व्यय कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बी अबाउट
टू का मतलब होता है रेडी। हम कहते हैं आई एम अबाउट टू लीव, मतलब आई एम रेडी टू लीव, मैं निकलने ही वाला हूँ। सो बी अबाउट टू का मतलब होता है रेडी। एंड रिमेंबर, इस फ्रेज़ के बाद में हम जो भी वर्ब लिखेंगे हम उसे हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ही लिखेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, बी ऑल इन ऑल, सॉरी बी ऑल इन। बी ऑल इन का मतलब होता है बी एक्सट्रीमली टायर्ड। अगर फॉर एग्जांपल आपने कहा रिमेंबर, ये जो बी है, इन सब बी के बदले हम क्या यूज़ करेंगे? हम इज़ कहेंगे, एम कहेंगे, आर कहेंगे, वॉज कहेंगे, वर कह सकते हैं। ठीक है, इन सब वर्ड्स को हम बी के बदले यूज़ करेंगे सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट है और सब्जेक्ट आई है तो हमारा चॉइस होगा एम। अगर हमारी सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट है और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब का टेंस होगा आर। वी आर अबाउट टू लीव मतलब वी आर रेडी टू लीव। वी आर ऑल इन मतलब हम सब थक चुके हैं। वी आर ऑल इन मतलब हम सब थक चुके हैं। बी एक्सट्रीमली टायर्ड, बी बैक ऑन वंस फीट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बी बैक ऑन वंस फीट? जब कोई बीमारी के बाद उठकर अपने पैरों पर बिल्कुल हेल्दी होकर फिर से खड़ा होता है, उठ खड़ा होता है, चाहे फाइनेंशियली लॉस के बाद में जब वो रिकवर करके प्रॉफिट जोन में आ जाता है तो हम उसे कह सकते हैं कि ही इज़ बैक ऑन वंस के जगह पर हम वही शब्द यूज़ करेंगे, वही पोजेसिव वर्ड यूज़ करेंगे जिस पर ये ईडियम एप्लीकेबल है। सो बी बैक ऑन हिस वंस फीट का मतलब होता है या तो दोबारा हेल्दी हो जाना या तो बेटर फाइनेंशियल कंडीशन में आ जाना। या तो दोबारा हेल्दी हो जाना या तो बेटर फाइनेंशियल कंडीशन में। इसका मतलब ये कि इसके पहले फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हुई थी, अब अच्छी हो चुकी है। सो हम कह सकते हैं बी बैक ऑन वंस फीट। बी बिहाइंड द टाइम्स का मतलब क्या है? टू बी ओल्ड फैशन्ड या आउटडेटेड। जब आप बिहाइंड द टाइम्स हैं इसका मतलब ये कि आप ओल्ड फैशन्ड हैं या आप आउटडेटेड हो चुके हैं, या कोई भी चीज़ जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनी एक्शन। कमिंग टू द क्वेश्चन नाउ, आप मुझे बताएंगे हम बैक सीट ड्राइवर किसे कहते हैं? बैक सीट ड्राइवर जो रेडी होता है उसे कहते हैं। बैक सीट ड्राइवर जो बहुत ज़्यादा थक चुका है, एक्सट्रीमली टायर्ड है, उसे कहेंगे। बैक सीट ड्राइवर जो हेल्दी हो जाए और फाइनेंशियली बेटर हो जाए उसे कहेंगे। या अ पैसेंजर हु टेल्स यू हाउ टू ड्राइव। फटाफट कमेंट करके मुझे अपने आंसर्स बताएंगे। सो आपका आंसर बैक सीट ड्राइवर, यस, वेरी गुड। हमारा आंसर है अ पैसेंजर who tells you how to drive. A passenger who tells you how to drive. है पैसेंजर, वो गाड़ी चला नहीं रहा है, गाड़ी आप चला रहे हैं, लेकिन वो आपको बता रहा है कि कैसे ड्राइव करना है। ऐसे पर्सन को हम कहेंगे बैक सीट ड्राइवर। Now let's proceed to the next set of idioms. Be beside oneself. अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे वन सेल्फ के बदले कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा? अगर मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है राम, अगर मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है राम, तो बताइए मैं वन सेल्फ के जगह कौन सा वर्ड यूज़ करूँगी? यस, एब्सोल्युटली, मैं कहूँगी हिमसेल्फ। बी बिसाइड राम, बी के जगह राम के लिए हम इज़ यूज़ करेंगे। बी के बदले हम राम के जगह राम के साथ इज़ यूज़ करेंगे। सो राम इज़ बिसाइड हिमसेल्फ, यानी कि राम इज़ वेरी अपसेट या वेरी नर्वस या वेरी वरिड। या तो वो बहुत अपसेट है, नर्वस है या परेशान है। सो राम इज़ बिसाइड हिमसेल्फ मीन्स ही इज़ वेरी अपसेट, ही इज़ नर्वस और ही इज़ वरिड। बी बेटर ऑफ का मतलब क्या होता है? बी बेटर ऑफ का मतलब होता है बेहतर सिचुएशन में, एंड खासकर ये फाइनेंशियली के लिए यूज़ होता है। टू बी बेटर ऑफ का मतलब होता है टू बी इन अ बेटर सिचुएशन एंड स्पेशली फाइनेंशियली। बी ब्रोक का मतलब क्या होता है? हैव नो मनी एट ऑल, बी ब्रोक। एंड अगेन देखो यहाँ पे भी हमारे पास सब जगह बी वर्ड है। रिमेंबर, हम अपने सेंटेंस के टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़, एम, आर, वॉज और वर, इन पांचों वर्ब्स में से किसी भी एक का चॉइस करेंगे अकॉर्डिंग टू
the tense and the subject of the sentence. So be beside oneself का मतलब होता है be very upset. If I am beside myself, if you are beside yourself मतलब you are nervous, you are upset, you are worried. और I am nervous, I am upset, I am worried. Be better off का मतलब क्या होता है? टू बी इन अ बेटर सिचुएशन फाइनेंशियली. वहीं पर ये देखिए 22 और 23 एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत मीनिंग वाले इडियम्स हैं. बी ब्रोक का मतलब होता है टू हैव नो मनी एट ऑल, जिसका दिवालिया निकल गया हो, जो बैंकरप्ट हो चुका हो, जो कंगाल हो चुका हो, आप उसे कह सकते हैं कि ही इज़ ब्रोक. बी हार्ड ऑन समथिंग और समवन मीन्स टू ट्रीट समवन और समथिंग रफली. बी हार्ड ऑन समथिंग और समवन का मतलब होता है कि किसी को या किसी चीज़ को, किसी पर्सन को या चीज़ को आप रफली ट्रीट कर रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव अ ब्यूटिफुल पेंटिंग बट इट इज़ वेरी वेरी फ्रेजाइल एंड यू आर नॉट हैंडलिंग इट वेल, सो आई विल टेल यू दैट यू आर हार्ड ऑन द पेंटिंग. मतलब आप उसको रफली ट्रीट कर रहे हैं, आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आपको उसको संभालना चाहिए. अगर आप किसी पर्सन को ऐसे ट्रीट करेंगे तब भी हम यही कह सकते हैं डोंट बी. वी शुड नॉट बी हार्ड ऑन चिल्ड्रन मतलब हमें बच्चों को रफली ट्रीट नहीं करना चाहिए. देन द नेक्स्ट इडियम बी हाई ऑन वंस लिस्ट. किसी की लिस्ट पर हाई होना, इसका मतलब आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा है. यू आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑन दैट पर्सनस लिस्ट मतलब आप उस पर्सन की प्रायोरिटी में हैं. यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है. यहाँ पे पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू से डिफेंस इज़ हाई ऑन माई लिस्ट, इसका मतलब ये है कि डिफेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन माई लाइफ. डिफेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन माई लाइफ. बी इन चार्ज ऑफ समथिंग का मतलब क्या है? बी इन चार्ज, हम देखो पुलिस में भी कहते हैं ही इज़ इन चार्ज, इंस्पेक्टर, ठीक है. इन चार्ज मतलब अभी फ़िलहाल ये रिस्पॉन्सिबल है, इसके ऊपर जिम्मेदारी है. सो बी इन चार्ज ऑफ समथिंग का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर. इन ईडियम्स के साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा प्रेपोजिशन भी बीच बीच में पढ़ते रह सकते हैं. इन चार्ज ऑफ, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल फॉर, इन चार्ज ऑफ या रिस्पॉन्सिबल फॉर. Be in good health. What do you mean by being in good health? To be in good health means to be healthy. To be in good health means to be healthy. Be in poor health means not be healthy. That's very simple. To be in good shape का मतलब क्या है? Physically fit होना. देखो बहुत सारे लोग हेल्दी तो होते हैं लेकिन फिट फिजिकली नहीं होते हैं. अच्छा, अगर कोई लिविंग थिंग है तो हम उसे कहेंगे, पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है तो हम फिजिकली फिट होने के लिए कह सकते हैं बी इन गुड शेप. लेकिन अगर कोई डिवाइस है, अगर हम किसी डिवाइस की बात कर रहे हैं, वो अच्छे कंडीशन में है, तो उसके लिए भी आप इसी इडियम का यूज़ कर सकते हैं. इन गुड शेप मीन्स इट इज़ इन गुड कंडीशन. बी इन बैड शेप का मतलब होता है, अगेन एंटोनिम ही है, या तो फिर फिजिकली फिट अच्छे से नहीं है या कोई चीज़ ख़राब है. माई कार इज़ इन बैड शेप टुडे. इसका मतलब ये कि मेरी जो कार है वो ख़राब कंडीशन में है आज. ऑलराइट, देन कमिंग टू द क्वेश्चन फॉर टुडे. लेट अस सी इफ़ यू कैन आंसर दिस. बी ब्रोक. बी ब्रोक इस ईडियम का मतलब क्या है? बी इन अ बेटर सिचुएशन, हैव नो मनी एट ऑल, बी इन बैड स्टेट और बी नॉट हेल्दी. Yes, you will comment your answers quickly. मैं सबके आंसर्स देख रही हूँ. वेरी गुड. सो बी ब्रोक का मतलब होता है कंगाल हो जाना. आपके पास कोई पैसे ही नहीं बचे हैं, आप कंगाल हो गए हैं, उसे हम कहते हैं टू हैव नो मनी एट ऑल. दैट इज़ बी ब्रोक. चलिए, सो देखते हैं हम अपना अगला सेट ऑफ इडियम्स. बी इन द रेड. बी इन द रेड का मतलब होता है कर्ज में होना, डेट में होना. इसको डेप्ट नहीं प्रोनाउंस करेंगे, बी को थोड़ा सा कम प्रोनाउंस करना है, साइलेंट है ये, डेट प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है. सो बी इन द रेड का मतलब होता है बी इन डेट. बी ऑन और एट, यहाँ पर दोनों को सही माना जाता है. सो बी ऑन और एट द पॉइंट ऑफ समथिंग का मतलब होता है बी ऑन द वर्ज ऑफ समथिंग. ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब भी होता है कगार पर होना या कुछ
करने या हासिल करने के बिल्कुल नज़दीक होना, अपने लक्ष्य के बिल्कुल नज़दीक होना। आई एम ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस का मतलब होता है कि आप कामयाबी के बहुत नज़दीक हैं, मतलब जल्दी ही कामयाब होने वाले हैं। बी आउट ऑफ डेट, बी बिहाइंड द टाइम्स, हमने एक ईडियम किया था। बिहाइंड द टाइम्स का मतलब भी होता है ओल्ड फैशन्ड या बी आउटडेटेड। बी आउट ऑफ डेट या बी आउटडेटेड। अब यहीं पर बी आउट ऑफ सॉर्ट्स का क्या मतलब होता है? बी आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है टू बी इन बैड टेम्पर, मतलब बेसिकली आपका मूड बहुत ख़राब है या बहुत ज़्यादा गुस्से में है। सो बी आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है टू बी इन बैड टेम्पर। आप इसको सेंटेंस में यूज़ करके देखेंगे। आप अक्सर कहते हैं आई एम एंग्री, आई एम एंग्री के बदले आप ये कहकर देखिए आई एम इन बैड टेम्पर, आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स टुडे, डोंट मैस विथ मी, आज मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, मेरे से पंगा मत ले। बी प्रेस्ड फॉर टाइम या फॉर मनी, हम दोनों कह सकते हैं। बी प्रेस्ड का मतलब होता है कि आपके पास पर्याप्त नहीं है। बी प्रेस्ड फॉर टाइम मतलब आपके पास पर्याप्त टाइम नहीं है, बहुत कम समय है आपके पास। या बी प्रेस्ड फॉर मनी का मतलब होता है आपके पास पैसे बहुत कम है, यानी आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। देन यू हैव बी टू ब्लेम। बी टू ब्लेम का मतलब क्या होता है? बी टू ब्लेम का मतलब होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। बी टू ब्लेम का मतलब होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। आप किसी चीज़ के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी गलती के लिए या कुछ बुरा हुआ है, गलत हुआ है, उसके लिए अगर आप जिम्मेदार हैं तो आप कह सकते हैं आई एम। देखिए बी के लिए हमने देखा ही था, सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से बी को हम इज एम आर में चेंज कर देंगे। बी टू ब्लेम, आई प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट आई है, तो मैं कहूँगी एम, आई एम टू ब्लेम, मतलब आई एम रिस्पॉन्सिबल। जो भी गलती हुई है, जो भी गड़बड़ हुआ है, जो भी प्रॉब्लम हुई है, उसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ। बी टच एंड गो, अगर ही इज़ टच एंड गो इसका मतलब क्या है? ही इज़ रिस्की, ही इज़ डेंजरस एंड अनसर्टन ऑफ द रिजल्ट। बी टच एंड गो का मतलब होता है रिस्की या डेंजरस होना या अनसर्टन, अनिश्चित, परिणाम के बारे में अनिश्चित। अगर आपको नहीं पता है कि किसी एक्शन का क्या परिणाम निकलने वाला है तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ टच एंड गो। बी अप एंड अराउंड, या हम ये भी कह सकते हैं बी अप एंड अबाउट। इसका मतलब ये है कि आप बाहर किसी बिस्तर से या बीमारी से आप बाहर निकल चुके हैं। एबल टू बी आउट ऑफ बेड आफ्टर एन इलनेस, किसी बीमारी की वजह से जिसमें आप काफ़ी दिनों तक बेड पर पड़े रहे थे, उससे अगर आप बाहर निकलते हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप अप एंड अराउंड हैं, या मैं ये भी कह सकती हूँ आप अप एंड अबाउट हैं। मतलब अब तो आप अप हो भी गए हैं और आप अराउंड हैं, मतलब आसपास अब आप घूम सकते हैं, बेड से बाहर निकल सकते हैं, अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो हम इसे कहते हैं टू बी अप एंड अराउंड, या हम ये कह सकते हैं कि टू बी अप एंड अबाउट। टू बी अप टू वंस ईयर्स इन वर्क, यानी कि कान तक, हम कहते हैं ना कि बर्दाश्त के बाहर हो गया है, मतलब अब पानी नाक से ऊपर हो गया है या सर से ऊपर हो गया है। वहीं पर अगर काम आपके कान तक हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी हैं आप, एकदम काम में डूबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा काम है आपके पास। सो आप ये कहने के बजाय आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, आप एक बार ये कह के देखेंगे आई एम अप टू माई ईयर्स इन वर्क, आई एम अप टू माई ईयर्स इन वर्क, मतलब मेरे पास फ़िलहाल बहुत ज़्यादा काम है, मैं काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। वहीं एक बार आप अगर कहते हैं कि बीट अराउंड या अबाउट द बुश, यानी कि घुमा फिरा के बात करना, आप क्लियर या सीधी बात नहीं कर रहे हैं, सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, तब हम कहते हैं कि यू आर बीटिंग अराउंड द बुश, या हम ये भी कह सकते हैं यू आर बीटिंग अबाउट द बुश। रिमेंबर, जब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिया होता है तो ये दोनों शब्दों को करेक्ट माना जाएगा। बी अराउंड द बुश भी करेक्ट है एंड बी अबाउट द बुश भी बिल्कुल करेक्ट है। अब आ जाते हैं अपने आज तो हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस हैं। टू बी प्रिसाइज 21 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि हमारे पास मोर देन 200 ईडियम्स हैं और हर 10 ईडियम्स के बाद में हम एक क्वेश्चन लेंगे। अब बताएंगे बीट अराउंड और अबाउट द बुश का मतलब क्या है।
किसी गलती के लिए जिम्मेदार होना, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मिस्टेक, बी आउटडेटेड, बी इन डेट, या अवॉइड गिविंग अ क्लियर और डेफिनेट आंसर। अवॉइड गिविंग अ क्लियर और डेफिनेट आंसर, बताएंगे आपका आंसर क्या है? Yes, very good. So your answer is avoid giving a clear or definite answer. Avoid giving a clear or definite answer. अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सेट ऑफ ईडियम्स। बीट वंस ब्रेन्स आउट, इसका मतलब क्या है? अगर आप अपना बिल्कुल दिमाग लगा के बिल्कुल आपने दिमाग को बाहर कर दिया, मतलब सोचो आपने कितना बड़ा प्रयत्न किया है। बीट वंस ब्रेन्स आउट का मतलब होता है टू मेक ग्रेट एफर्ट्स, टू मेक ग्रेट एफर्ट्स, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये ज़्यादातर अनसक्सेसफुल होता है। मतलब इतना ज़्यादा आपने प्रयास कर लिया लेकिन इतने ग्रेट और ज़्यादा एफ़र्ट्स के बाद भी, प्रयास के बाद में भी कामयाबी ना मिले, तो हम ये कह सकते हैं बीट वंस ब्रेन्स आउट। बिफोर लॉन्ग, बिफोर लॉन्ग का मतलब होता है जल्द ही। बिफोर लॉन्ग, बिफोर लॉन्ग मतलब देर, बिफोर मतलब पहले, देर से पहले मतलब जल्दी, सून। रिमेंबर, अगर मैंने कहा आई विल मीट यू बिफोर लॉन्ग, इसका मतलब ये है कि आई विल मीट यू सून, मैं जल्द ही आपसे मिलूँगा। आई विल मीट यू सून, आई विल मीट यू बिफोर लॉन्ग मतलब देर होने से पहले ही, इसका मतलब जल्दी। बिग शॉट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट पर्सन, बिग शॉट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट पर्सन। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मतलब अगर आप जो काम कर सको उससे ज़्यादा काम अगर आप अपने हाथ में ले लेते हैं तो हम इस ईडियम का यूज़ ऐसे कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं। बाइट ऑफ मोर दैन वन कैन चू का मतलब है ट्राई टू डू मोर दैन वन कैन, आप अपनी क्षमता से ज़्यादा, अपनी एबिलिटी या कैपेसिटी से ज़्यादा अगर कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हम उसे कहते हैं, और ख़ासकर अगर आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं टू बाइट ऑफ मोर दैन वन कैन चू। बाइट द बुलेट का मतलब क्या है? बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू, आपने जितना आप कर सके अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी से ज़्यादा काम लेना या उससे ज़्यादा काम करने की कोशिश करना। बाइट द बुलेट का मतलब होता है एक्सेप्ट पेनफुल बट नेसेसरी एक्शन, मतलब आपको पता है कि ये पेनफुल है लेकिन ये नेसेसरी एक्शन है, ये अभी करना ज़रूरी है। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन आपको पता है कि अभी ये काम करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, यूट्यूब पे आते हैं तो बहुत सारे एंटरटेनमेंट वीडियोस है वो देखने का मन करता है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, आप जितना भी आपका डेटा होता है उसे बचा के आप स्टडी रिलेटेड वीडियोस देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए ये मुश्किल ज़रूर हो सकता है अभी, लेकिन ज़रूरी है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। सो बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट पेनफुल बट नेसेसरी एक्शन, आपको पता है कि ये नेसेसरी है, कितना भी अप्रिय हो, कितना भी पेनफुल हो आपके लिए, लेकिन ये आपके लिए अभी फ़िलहाल ज़रूरी है। एंड दिस यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड in fact I believe this is the secret behind success. This is the secret behind winners. Knowing the necessary action and taking the pain to do that action. आपको ये भी पता है कि आपको करना क्या है और आप तकलीफ़ों को झेलते भी हैं उस काम को करने के लिए। अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उस एक्शन को करने के लिए पेन अंडरगो सब लोग नहीं करते हैं, और जो कर लेता है वो कामयाब हो जाता है। बाइट द बुलेट हमने देखा था, बाइट द डस्ट देखिए क्या है, बाइट द बुलेट देखिए क्या देखा था आपने, टू एक्सेप्ट पेनफुल बट नेसेसरी एक्शन। अब हम देखेंगे बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब होता है या तो मारा जाना या मर जाना या हार का सामना करना, या हार का सामना करना, टू बी किल्ड, टू डाई और टू सफ़र डिफीट। बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू बी किल्ड, टू डाई और सफ़र डिफीट। बाइट द हैंड दैट फीड्स वन, मतलब जो हाथ आपको खाना खिला रहा है आप उसी हाथ को काट रहे हो। अक्सर हम हिंदी में कहते हैं जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। इसका मतलब क्या है कि आप
आपकी तरफ जो दया या अच्छाई दिखाई गई है उसके बदले आप गलत काम कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड बाइटिंग द हैंड दैट फीड्स वन। बाइटिंग द हैंड दैट फीड्स वन मीन्स रीपे काइंडनेस विद ईविल। ब्लैक शीप कौन होता है? अ गुड फॉर नथिंग मेंबर ऑफ द फैमिली, मतलब फैमिली का एक ऐसा शख्स जो गुड फॉर नथिंग है। गुड फॉर नथिंग मतलब किसी काम के लिए अच्छा नहीं है, वो पूरे घर का नाम डुबोने वाला होता है। अ पर्सन हु ब्रिंग्स शेम, जो बदनामी लाने वाला घर का मेंबर हो, चाहे वो घर का मेंबर, चाहे सोसाइटी का, चाहे कंट्री का मेंबर हो, जो घर को या ख़ानदान के नाम को, फैमिली के नाम को, सोसाइटी या समाज या देश के नाम को जो डुबाए, उसे हम कहते हैं ब्लैक शीप। ब्लाइंड डेट का मतलब क्या होता है? अ मीटिंग बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन हु हैव नेवर मेट बिफोर, जो पहले कभी नहीं मिले, अ मैन एंड अ वुमन, उनकी मीटिंग। और ख़ासकर वो मीटिंग किसने अरेंज किया है? दोस्त यही तो काम करते हैं, अरेंज बाय देयर फ्रेंड्स, बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन हु डोंट नो ईच अदर, जो एक दूसरे से पहले कभी मिले ही नहीं हैं, ठीक है। ऐसी मीटिंग को हम कहते हैं ब्लाइंड डेट। ऐसी मीटिंग को हम कहते हैं ब्लाइंड डेट। ब्लो इट का मतलब होता है लूज़ द चांस। ब्लो इट का मतलब होता है लूज़ द चांस, यानी मौका खो देना। ब्लो इट का मतलब होता है लूज़ द चांस, यानी कि मौका खो देना। अब आ गया है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं। बाइट द बुलेट का मतलब क्या है? टू बी किल्ड, टू मेक ग्रेट एफर्ट्स, एक्सेप्ट पेनफुल बट नेसेसरी एक्शन, या रीपे काइंडनेस विथ ईविल। बताएंगे आपका आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बाइट द बुलेट, बी किल्ड, मेक ग्रेट एफर्ट्स, एक्सेप्ट पेनफुल बट नेसेसरी एक्शन, और रीपे काइंडनेस विथ ईविल। रिमेंबर, बाइट द बुलेट वाला अच्छा वर्ड है। बुलेट किसके पास होता है? डिफेंस पर्सनल्स के पास, पुलिस के पास। और उनको बुलेट क्यों दिया गया है? रक्षा करने के लिए, अच्छे पर्पस के लिए, अच्छे काम के लिए। बाइटिंग द बुलेट का मतलब होता है नेसेसरी एक्शन को एक्सेप्ट कर लेना, चाहे वो नेसेसरी एक्शन कितना भी पेनफुल हो। वेरी गुड। सो योर आंसर इज एक्सेप्ट पेनफुल बट नेसेसरी एक्शन। एक्सेप्ट पेनफुल बट नेसेसरी एक्शन। एंड बाइट द डस्ट का मतलब क्या है? हम अक्सर कहते हैं इसे धूल चटाना है, मतलब हराना है, ठीक है। सो बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू बी डिफीटेड, एंड कई बार इसका मीनिंग टू बी किल्ड, मारा जाना भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वॉर में हम बात करते हैं तो वहाँ पे बाइट द डस्ट का मतलब होता है या तो हार जाना या मारा जाना। कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ इडियम्स, बॉटम लाइन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बॉटम लाइन? बॉटम लाइन का मतलब होता है मेन रिजल्ट या मेन फैक्टर। बॉटम लाइन का मतलब होता है मेन फैक्टर, मुख्य परिणाम या मुख्य फैक्टर। ब्रेक समवन्स हार्ट, अगर आपने किसी का दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ना मतलब उस पर्सन को दुख पहुंचाना। हर्ट डीपली, ब्रेक समवन्स हार्ट का मतलब होता है किसी पर्सन को दुख पहुंचाना, किसी का दिल तोड़ देना, यानी किसी को डीपली हर्ट करना। ब्रेक द आइस, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम अगेन, जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ओवरकम ऑकवर्डनेस और शाइनेस, मतलब अजीब लगते रहता है जब बहुत सारे अनजान लोग एक साथ में होते हैं। बहुत सारे अनजान लोग इकट्ठे होते हैं या एक साथ आते हैं तो अक्सर वो लोग ऑकवर्ड फील करते हैं, शाय फील करते हैं एक दूसरे के साथ बात करने में। तो ऐसे में हम अगर उनमें बातचीत शुरू कर देते हैं, कॉन्वर्सेशन किसी तरह स्टार्ट करवा देते हैं, तो हम उसे कहते हैं ब्रेकिंग द आइस। हम उसे कहते हैं ब्रेकिंग द आइस। ब्रेक द न्यूज़ का मतलब क्या है? अब आप यहाँ पे कोई खबर तोड़ते नहीं हो, ठीक है। ब्रेक द न्यूज़, एंड अक्सर इसके साथ में हम टू समवन कहते हैं। आई विल ब्रेक द न्यूज़ टू माई मदर। आई विल ब्रेक द न्यूज़ ऑफ सिलेक्शन टू माई मदर फर्स्ट। मतलब अगर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको बताना। इट बेसिकली मीन्स समाचार देना। इट सिंपली मीन्स समाचार देना। कोई इम्पॉर्टेंट मुख्य न्यूज़ है, समाचार देना। समाचार ज़रूरी नहीं है जो टीवी में न्यूज़ चलता है वही हो। ब्रिंग होम द बेकन। ब्रिंग होम द बेकन का मतलब होता है परिवार के लिए रोज़ी रोटी कमाना। अर्न द लिविंग फॉर द फैमिली। अर्न द लिविंग फॉर द फैमिली, उसे हम कहते हैं ब्रिंग होम द बेकन।
देन यू हैव बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है डेफिनेटली। बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है डेफिनेटली, सर्टनली। बाय हार्ट का मतलब होता है याद कर लेना। हम अक्सर कहते हैं ना कि इसे आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा। बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है किसी भी संभव तरीके से। बाय एनी पॉसिबल मीन्स। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है किसी भी संभव तरीके से। बाय एनी पॉसिबल मीन्स। बाय वन सेल्फ, आप बाय माई सेल्फ कह सकते हैं, बाय हिमसेल्फ कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अकेले रहना। अकेले रहना। हमने एक इडियम देखा था, बिसाइड वन सेल्फ। बिसाइड वन सेल्फ रहना मतलब नर्वस होना, परेशान होना। लेकिन बाय वन सेल्फ होना यानी सिर्फ बाय माई सेल्फ, बाय हिमसेल्फ अगर हमने कहा तो इसका मतलब होता है अकेला या अपने पैरों पर अकेला, किसी और पर निर्भर नहीं है। ठीक है। देन कॉल अ हॉल्ट टू समथिंग। अगर आपने किसी चीज़ को हॉल्ट बुलाया, कॉल अ हॉल्ट टू समथिंग, इसका मतलब है उस चीज़ को आपने टर्मिनेट कर दिया, आपने उस चीज़ को स्टॉप कर दिया। आपने उस चीज़ को टर्मिनेट कर दिया या आपने उस चीज़ को स्टॉप कर दिया। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। बाय हुक और बाय क्रुक का मीनिंग क्या है? What do you mean by hook or by crook? By any possible means, main result, earn the living for the family या by memorizing? हम हिंदी में कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, मतलब by any possible means, जो भी रास्ता संभव है उससे। हमारा आंसर है by any possible means, यानी जो भी संभव है, जो भी रास्ता संभव है उससे। नाउ कॉल अ स्पेड का मतलब क्या है? अगर कोई स्पेड है और आपने उसको स्पेड ही कहा, इसका मतलब कि आप घुमा फिरा के नहीं बात कर रहे हैं, आप जो भी बात है सीधी बात बोल रहे हैं। कॉल अ स्पेड Call a spade means to use plain, direct words without any circumlocution, without beating about the bush. देखिए, call a spade का मीनिंग beat about या around the bush का बिल्कुल opposite है। Call it a day का मतलब क्या होता है? Call it a day का मतलब होता है consider work finished for the day. आज के लिए काम ख़त्म है। अगर आप ये कहना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं let's call it a day, मतलब आज का काम ख़त्म है, चलो घर जाते हैं। कॉल द शॉट्स का मतलब क्या होता है? कॉल द शॉट्स का मतलब होता है ऑर्डर्स देना या किसी चीज़ को नियंत्रण में या किसी चीज़ के नियंत्रण, और नहीं, अगर आप किसी चीज़ के नियंत्रण में नहीं है, बेसिकली टू बी इन कंट्रोल ऑफ समथिंग, आप किसी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं। जब आप किसी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं या उस मामले में, उस टॉपिक पर या उस एरिया में आप ऑर्डर्स दे सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आई एम कॉलिंग द शॉट्स टुडे, या इन दिस एरिया आई एम कॉलिंग द शॉट्स। कोई आपको अगर कुछ बोलने की कोशिश करेगा और उस एरिया के आप इंचार्ज हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे? आई एम कॉलिंग द शॉट्स, यू आर नॉट द वन हु विल गिव मी ऑर्डर्स। आप मुझे ऑर्डर्स नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर इंचार्ज कौन है? मैं हूँ। यहाँ पे ऑर्डर्स कौन देगा? मैं। कॉल द ट्यून का भी मतलब यही होता है, टू गिव ऑर्डर्स और टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन सम सिचुएशन। किसी सिचुएशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होना मतलब कॉल द शॉट्स या कॉल द ट्यून है। कैरी वेट का मतलब होता है बी इम्पॉर्टेंट। हम कहते हैं कि इंग्लिश carries a lot of weight in almost all the competitive exams. In fact, even vocabulary carries a lot of weight in the English section of all the examinations. That means carry weight का मतलब होता है to be important. That means carry weight का मतलब होता है to be important. Castles in the air का मतलब क्या होता है? What do you mean by castles in the air? Castles in the air का मतलब होता है डे ड्रीमिंग अबाउट सक्सेस। आप दिन में सपने देख रहे हैं कामयाबी के। हम कहते हैं ना हवा में महल बनाना, और हवा में किसका महल टिकेगा? किसी का नहीं। बिल्कुल उसी तरह से दिन में सिर्फ
कामयाबी के सपने देखते रहना, सिर्फ सपने देखते रहना कोई रिजल्ट नहीं देगा आपको, उसे हम कहते हैं castles in the air. Daydreaming about success. Daydreaming basically involves you are just imagining and not making any efforts. आप कोई प्रयत्न, कोई प्रयास, कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सपने देख रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं castles in the air. Catch someone's eye का मतलब होता है attract attention. Catch someone's eye का मतलब होता है किसी का ध्यान आकर्षित करना, यानी किसी का अटेंशन पाना. Catch one's breath का मतलब होता है रुकना और आराम करना, to stop and rest. To catch someone's eye का मतलब होता है किसी को आकर्षित करना, किसी का ध्यान आकर्षित करना. And catch one's breath का मतलब होता है रुकना और आराम करना. Catch someone off guard का मतलब है आप किसी को उस समय पकड़ रहे हैं जब वो पर्सन बिल्कुल रेडी नहीं है या प्रिपेयर्ड नहीं है. आप किसी को उस समय पकड़ रहे हैं जब वो पर्सन बिल्कुल रेडी नहीं है या प्रिपेयर्ड नहीं है, तैयार नहीं है, उस समय आप उस पर्सन को पकड़ते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जितने भी सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करने वाले पर्सनल्स हैं, वो क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ने की कोशिश करते हैं? जब वो हमला करने के लिए तैयार रहते हैं उस समय नहीं, जब वो बिल्कुल तैयार नहीं रहते हैं फाइट बैक करने के लिए, उस समय उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि मिनिमम कैजुअलिटीज़ हो. कैच समवन ऑफ गार्ड का मतलब होता है किसी को उस समय पकड़ना जब वो पर्सन बिल्कुल तैयार ना हो. कैच समवन रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ना, यानी कि कोई जब गलती कर रहा है उसी समय उसे पकड़ना ताकि बाद में वो उसे जस्टिफाई कर ना सके या ये ना कह सके कि हम वो काम नहीं कर रहे हैं या हमने वो नहीं किया है. सो कैच समवन रेड हैंडेड का मतलब होता है किसी को रंगे हाथों पकड़ना. चलिए देखते हैं अब castles in the air का idiom आप बता पाते हैं या नहीं. castles in the air का मतलब क्या है? Catch someone unprepared, be important, daydreaming about success या give orders. Catch someone unprepared, be important, daydreaming about success or give orders. Very good. So your answer is daydreaming about success. Your answer is daydreaming about success. अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे गिव ऑर्डर्स के लिए दो कौन से ऐसे ईडियम्स थे? दो कौन से ऐसे ईडियम्स थे? कॉल द डैश. दूसरा वाला भी ऐसे ही कुछ था. कंप्लीट ईडियम को आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे. कॉल द डैश. कॉल द डैश विच मेंट, ये दोनों ईडियम्स का मतलब था टू गिव ऑर्डर्स. इन दोनों ईडियम्स का मतलब था गिविंग ऑर्डर्स. क्लोज कॉल. क्लोज कॉल या हम अक्सर इसे क्लोज शेव भी कहते हैं. क्लोज कॉल या हम इसे क्लोज शेव भी कहते हैं. क्लोज कॉल का मतलब होता है या क्लोज शेव का मतलब होता है अ नैरो एस्केप, यानी कि बाल बाल बचना. बैड थिंग दैट ऑलमोस्ट हैपेंड, मतलब कुछ बुरी चीज़ से आप प्रभावित होने से या किसी बुरी चीज़ से आप बाल बाल बिल्कुल बच गए या वो बुरी चीज़ घटित होने से बाल बाल रुक गया, तो हम उसे कहते हैं टू हैव अ क्लोज कॉल और टू हैव अ क्लोज शेव और टू हैव अ नैरो एस्केप. कम टू वंस सेंसेस का मतलब होता है एक्ट नॉर्मली, नॉर्मली एक्ट करना, या रीजनेबली एंड रीजनेबली अगेन. नॉर्मली और रीजनेबली अगेन एक्ट करना, और ऐसा कब होगा? जब आप होश में आ जाते हैं. हम अक्सर कहते हैं ना कि तेरा दिमाग ख़राब है, तू होश में नहीं है. ऐसा कब कहते हैं? जब कोई बहुत अजीब बिहेव करता है. इसका मतलब जब कोई फिर से नॉर्मली और रीजनेबली बिहेव करेगा तो हम उसे कह सकते हैं कि ही हैज़ कम टू हिज सेंसेस, यानी कि वो होश में आ गया है. द नेक्स्ट ईडियम इज़ कम ट्रू का मतलब होता है सच हो जाना, टू बिकम रियलिटी. कम ट्रू का मतलब होता है सच हो जाना या बिकम रियलिटी. कम ट्रू का मतलब होता है सच हो जाना या बिकम रियलिटी. क्रॉस वंस माइंड. क्रॉस वंस माइंड का मतलब होता है अकर टू समवन, या याद आना या दिमाग में आना. हम अक्सर कहते हैं ना कि मेरे दिमाग में
कम ट्रू का मतलब होता है सच हो जाना। जब आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैम माय ड्रीम हैज़ कम ट्रू, मतलब मेरा जो सपना था वो सच हो गया है। क्रॉस वंस माइंड का मतलब होता है अकर टू समवन। कोई बात जब किसी के दिमाग में आती है तो हम कहते हैं इट जस्ट क्रॉस्ड माई माइंड, दैट आइडिया जस्ट क्रॉस्ड योर माइंड, दैट मीन्स इट अकर्ड टू यू, या वो आपके दिमाग में बात आई तो हम उसके लिए कह सकते हैं क्रॉस माई माइंड। डू वंस बेस्ट, ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, जिसका मीनिंग है टू ट्राई वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा कोशिश करना। टू डू वंस बिट का मतलब होता है अपने हिस्से का काम करना। टू डू वंस बिट का मतलब होता है टू कंट्रीब्यूट वर्क टू दैट ऑफ अदर्स, दूसरे जो काम कर रहे हैं उसमें अपने हिस्से का। ग्रुप में, हर ग्रुप में हर पर्सन का कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कुछ ना कुछ काम होता है। आप उसमें अगर हाथ बटाते हैं उस ग्रुप के काम में तो उसे कहा जाता है टू डू वंस बिट, मतलब आप हाथ बटाना चाह रहे हैं। टू डू वंस बिट मतलब हाथ बटाना। कंट्रीब्यूट वर्क टू दैट ऑफ अदर्स, दूसरों के काम में आप समूह में कुछ लोग हैं जिनका अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम का और आप उसमें हाथ बटा रहे हैं, तो यू आर डूइंग योर बिट। आई विल डू माई बिट एंड दे विल डू देयर बिट। आई होप यू अंडरस्टूड ये सेंटेंस मैंने क्यों कहा। आई के साथ में मैंने इसके माई वंस की जगह पर माई वर्ड यूज़ किया, वी के लिए आवर यूज़ कर लिया, दे के लिए देयर यूज़ किया। डू समवन गुड, डू समवन गुड का मतलब होता है आप किसी के साथ में अच्छा बर्ताव कर रहे हैं या किसी से अच्छा कुछ कर रहे हैं। डू समवन गुड का मतलब होता है बी गुड टू समवन या बी गुड फॉर समवन, किसी के लिए अच्छा होना। डू समथिंग बिहाइंड समवन्स बैक, अक्सर अगर आप किसी के पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं तो कुछ हार्मफुल करते हैं, कुछ बुरा करते हैं। टू डू समथिंग बैड बिहाइंड समवन्स बैक। बिहाइंड समवन्स बैक मतलब पहली बात एक तो सीक्रेट है, दूसरे इट इज़ हार्मफुल। डाउन टू अर्थ का मतलब होता है कोई पर्सन जो बहुत प्रैक्टिकल है, मतलब उसका दिमाग हवा में नहीं उड़ रहा है, वो बहुत प्रैक्टिकल है एंड साथ साथ एरोगेंट भी नहीं है, ऐसे पर्सन को हम कह सकते हैं डाउन टू अर्थ। ड्रॉ द लाइन का मतलब होता है लिमिट सेट करना या रिस्ट्रिक्शंस लगा देना। ड्रॉ द लाइन का मतलब होता है लिमिट सेट करना या रिस्ट्रिक्शंस लगाना। देखते हैं क्रॉस वंस माइंड का इस ईडियम का मीनिंग आप बता पाएंगे या नहीं। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करेंगे क्रॉस वंस माइंड का क्या मीनिंग है। क्रॉस वंस माइंड का क्या मीनिंग है। बी गुड फॉर समवन, अकर टू समवन, डू हार्मफुल थिंग्स सीक्रेटली या टू ट्राई वेरी हार्ड। बी गुड फॉर समवन, अकर टू समवन, do harmful things secretly or try very hard. Very good. So the answer is cross one's mind. Mind में अगर कोई बात आई यानी आपको अकर हुआ, आपको आपके दिमाग में कोई बात आई अचानक, तो उसके लिए हम इस idiom का यूज़ करते हैं। Coming to the next set of our idioms, duty calls. आप कहेंगे, आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तब आप कहेंगे ड्यूटी कॉल्स। घर वाले बोलेंगे कि बेटा कुछ दिन तो रह ले, और आप कहेंगे नहीं छुट्टी ख़त्म हो गई, नाउ ड्यूटी कॉल्स, यानी कि अब मुझे अपने कर्तव्य पूरे करने जाने पड़ेंगे। देश के प्रति, भारत माँ के प्रति मुझे जो मेरे कर्तव्य है, जो मेरे ऑब्लिगेशंस है, मुझे उसे पूरा करने जाना पड़ेगा। ड्यूटी कॉल्स का मतलब होता है, इसको लोग अक्सर ड्यूटी कॉलिंग भी कहते हैं। ड्यूटी कॉल्स या ड्यूटी कॉलिंग का मतलब होता है अपने कर्तव्य पूरे करना। ड्यूटी कॉल्स या ड्यूटी कॉलिंग का मतलब होता है अपने कर्तव्य पूरे करना। ईट वंस वर्ड्स का मतलब होता है अपने शब्द वापस लेना। ईट वंस वर्ड्स का मतलब होता है अपने शब्द वापस लेना, मतलब आपने जो कहा आप उस बात पर मुकर जाते हैं, तो उसे कहते हैं ईट वंस वर्ड। एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन का मतलब होता है ओकेजनली, अक्सर। एवरी नाउ एंड देन। एवरी अदर का मतलब होता है एवरी सेकेंड वन। हम कहते हैं एवरी अदर पर्सन इज स्कैर्ड ऑफ कोरोना राइट नाउ, मतलब एवरी सेकेंड पर्सन, हर दूसरा इंसान, हम जब हिंदी में कहते हैं ना हर दूसरा इंसान।
फॉल इन लव विथ का मतलब होता है किसी किसी चीज़ को पसंद करना या किसी पर्सन को पसंद करना शुरू करना। फॉल इन लव विथ का मतलब होता है बिगिन टू लव, किसी चीज़ को पसंद करना या प्यार करना शुरू कर देना। द नेक्स्ट सेट ऑफ इडियम्स, फॉल आउट ऑफ लव। अब यहीं पे देखो फॉल इन था, फॉल इन लव, बट फॉल आउट ऑफ, फॉल आउट ऑफ लव का मतलब है जो चीज़ आपको अच्छी लगती थी, प्यारी लगती थी, जिस चीज़ से आप प्यार करते थे, आपने उससे प्यार करना बंद कर दिया, उसे हम कहते हैं टू फॉल आउट ऑफ लव। फॉल्स अलार्म का मतलब क्या होता है? फॉल्स अलार्म का मतलब होता है अनट्रू रूमर, झूठी अफवाह। अफवाह वैसे ही झूठी होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये डेफिनेटली झूठी अफवाह है, हम उसे कहते हैं फॉल्स अलार्म। अ फार क्राई फ्रॉम समथिंग, रिमेंबर अगर कोई चीज़ अ फार क्राई फ्रॉम समथिंग है, यहाँ पे मान लो मैंने रियलिटी कह दिया, मतलब वेरी डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी, बहुत अलग, सच्चाई से बहुत अलग अगर कोई चीज़ है तो हम उसे कह सकते हैं अ फार क्राई फ्रॉम समथिंग, यानी अ फार क्राई फ्रॉम रियलिटी। फील इट इन वंस बोन्स का मतलब क्या है? अगर कुछ बुरा होने वाला है और आपको उसका आभास हो जाता है तो आप कह सकते हैं आई कैन फील इट इन माई बोन्स का मतलब आपको लग रहा है, एक्सपेक्ट समथिंग बैड टू हैपन, आपको बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं ना गट फीलिंग लग रही है, और ये खासकर हम कुछ बुरा जब होने वाला रहता है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो फील इट इन वंस बोन्स का मतलब होता है एक्सेप्ट समथिंग बैड टू हैपन। फील लाइक डूइंग समथिंग मतलब आपको कुछ काम करने की इच्छा हो रही है, आपको वो काम करना अच्छा लगता है। बी इंक्लाइंड टू डू समथिंग या यू वॉन्ट टू डू समथिंग। फील लाइक डूइंग समथिंग मतलब आपको वो काम करने का मन कर रहा है, आपको वो काम करने की इच्छा हो रही है, अच्छा लग रहा है। फील इट इन वंस बोन्स का मतलब होता है एक्सेप्ट समथिंग बैड टू हैपन, कुछ बुरा होने का जब आपको आभास हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि फील इट, आई कैन फील इट इन माई बोन्स। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस ईडियम का आंसर क्या है, फॉल्स अलार्म। इस ईडियम का आंसर क्या है, फॉल्स अलार्म। अनट्रू रूमर, ओकेजनली, वेरी डिफरेंट फ्रॉम या टेक बैक वंस वर्ड्स। अनट्रू रूमर, ओकेजनली, वेरी डिफरेंट फ्रॉम या टेक बैक वंस वर्ड्स। वेरी गुड, आपका आंसर है फॉल्स अलार्म मतलब अनट्रू रूमर। आपका आंसर है फॉल्स अलार्म यानी कि अनट्रू रूमर। फ्यू एंड फार बिटवीन, फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है बहुत कम, रेयर या स्केर्स। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है बहुत कम, स्केर्स या रेयर। फाइंड फॉल्ट विथ समवन और समथिंग, अगर आप किसी पर्सन या किसी चीज़ में गलतियां ढूंढ रहे हैं, फाइंडिंग फॉल्ट मतलब क्या, आप उसकी आलोचना कर रहे हैं, आप उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, आप उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। फाइंडिंग फॉल्ट, रिमेंबर यहाँ पे प्रेपोजिशन आ रहा है, फाइंडिंग फॉल्ट इन समवन नहीं विथ समवन कहते हैं। फाइंड फॉल्ट विथ समवन मतलब किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करना, किसी की आलोचना करना, उसे क्रिटिसाइज़ करना। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट थिंग्स को पहले महत्व दिया जाए। इम्पॉर्टेंट थिंग्स कम बिफोर अदर्स, जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसे पहले करें। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट हम अक्सर कहते हैं फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटी पे रखें। फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब क्या है? फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है गुस्सा हो जाना, गेट एंग्री। फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है गुस्सा हो जाना यानी टू गेट एंग्री। फॉलो इन समवन्स फुटस्टेप्स का मतलब होता है ये जो जिस समवन का आपके फुटस्टेप्स में आप जा रहे हैं, आप वही कर रहे हैं जो इस समवन ने किया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा आई विल फॉलो अब्दुल कलाम्स फुटस्टेप्स, यानी कि आप वही करेंगे जो कलाम जी ने किया है। आई विल फॉलो गांधी जीज फुटस्टेप्स, यानी आप वही करेंगे जो गांधी जी ने किया है। आई विल फॉलो भगत सिंह फुटस्टेप्स, यानी कि आप वही करेंगे जो भगत सिंह ने किया है। सो फॉलो इन समवन्स फुटस्टेप्स का मतलब होता है टू डू द सेम थिंग दैट समवन डिड, टू डू द सेम थिंग दैट समवन डिड।
फुट द बिल का मतलब होता है बिल पे करना। फुट द बिल का मतलब होता है बिल पे करना। फॉर गुड का मतलब होता है फॉर एवर। फॉर गुड का मतलब होता है फॉर एवर। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है फॉर नाउ। फॉर द टाइम बीइंग आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में आना अभी पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ कोरोना। सो फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है अभी, एट दिस टाइम। फॉर नाउ अभी के लिए। फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब होता है मानसिक स्थिति। फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब होता है मानसिक स्थिति। अगर आप ये कहना चाहते हैं मेरा मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, तो मेंटल स्टेट कहने के बदले आप और अच्छा साउंड करेंगे अगर आप ये कहेंगे कि आई एम नॉट इन अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड, मतलब मेरी मानसिक स्थिति अभी अच्छी नहीं है। फ्रॉम नाउ ऑन का मतलब है अब से। अब से मतलब अभी और आगे भविष्य में भी। अब से का मतलब होता है अभी भी और आगे भविष्य में भी। फ्रॉम नाउ ऑन मतलब अभी और आगे भविष्य में भी। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल लर्न अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल ट्राई टू मेमोराइज एट लीस्ट 30 वोकैबुलरी एवरी डे। सो देखिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे। फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब क्या है? एट दिस टाइम, कंप्लेन अबाउट, गेट एंग्री या मेंटल स्टेट। फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब क्या है? एट दिस टाइम, कंप्लेन अबाउट, गेट एंग्री या मेंटल स्टेट। वेरी गुड। सो योर आंसर इज फ्रेम ऑफ माइंड मीन्स मेंटल स्टेट। फ्रेम ऑफ माइंड मीन्स मेंटल स्टेट। अब हमने कवर कर लिया है अभी तक 1 to 100 ईडियम्स। 101 to 210 ईडियम्स हम नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही करते हैं। तब तक जुड़े रहेंगे। एंड मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, कंप्लीट इंडिया इंग्लिश का बैच चल रहा है दोपहर को 1:30 बजे से 3 बजे तक, सुबह को 10 बजे से 11 बजे तक। 5 अगस्त 2020 से शुरू होने जा रहा है कंप्लीट इंग्लिश बैच फॉर एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, नेवी AA SSR। सो मिलते हैं हम बैच में। एंड उससे पहले मिलते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट ऑफ दिस ईडियम्स में। इसमें काफ़ी सारे ईडियम्स में आपके इम्पॉर्टेंट ईडियम्स कवर करा दूंगी। इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार सुनने की कोशिश करेंगे, तब तक सुनते रहेंगे जब तक आपको इस वीडियो में बताए गए सभी ईडियम्स आपको याद नहीं हो जाते हैं। आप इस वीडियो को स्टार्ट कर देंगे, वीडियो को स्टार्ट करके आप रख देंगे, आप अपना कुछ काम करते रह सकते हैं एंड इसको 1-2 बार सुन के रिवाइज भी कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड। नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द second part of this idiom, which is second part of these idioms which are coming soon.